ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास वही टीआईआर वाला देख रहे थे, जिसमें से क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ऑप्टिकल फाइबर में अगर हमने देखा कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, हम अगर उसमें कोई भी इंसिडेंट रे भेजना चाहते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल हमको भेजना हो, तो हम यही चाहेंगे कि वो रे जो है इस फाइबर के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड चला जाए। तो अगर हमको मान लेते हैं कि एयर है, वो सिर्फ फाइबर है, तो हम अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंट एंगल भेज रहे थे, यानी कि किसी भी एंगल पे अगर हम भेजना चाहें, तो हमको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एयर के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन हम लोग का आया था कि √2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कभी कभी ये सराउंडिंग मीडियम चेंज कर सकता है। तो जहां जहां हम लोग एयर लिए हैं वहां सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ साथ भी वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो किसी मीडियम का है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जो है घटता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ फिनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मिराज। ठीक है, मिराज फॉर्मेशन जो होता है जो है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में को मिलता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में, डे टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा सैंड होता है वो हम जानते हैं कि हीटेड हो जाता है। यानी कि सैंड यानी कि सरफेस के पास का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू हम ऊपर के टेम्परेचर की बात करें, उससे 1 मीटर 2 मीटर ऊपर की, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यानी कि हम शूज पहन के सैंड पे खड़े रह सकते हैं, लेकिन सैंड पे खाली पैर खड़ा रहना थोड़ा कष्टदायक होगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि सैंड के करीब सरफेस के पास का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा टेम्परेचर घट रहा होगा। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर सराउंडिंग का है वो ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा होगा और नीचे में कम होगा। इसी के बेसिस पे ये मिराज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि अगर हम डिजर्ट एरिया में सुने होंगे कि अगर जो नोमैड्स होते हैं घूमते रहते हैं या फिर कोई भी है, तो दूर से दिखता है कि वहां पे पानी है। ठीक है, दिखेगा कि वहां पे पानी है, वहां जब जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता, वहां पे खड़े होकर देखते हैं तो कहीं और पानी दिख रहा होता है। ऐसा फीलिंग आता है। तो कैसे आता है? तो मोस्टली वो जहां भी आता है वहां पे पेड़ या कुछ हाई चीजें होती हैं। जैसे कि हम लेट से कि एक पेड़ है, ठीक है, डेजर्ट में एक पेड़ है, यहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हैं, एकदम पास में नहीं खड़े हैं। ठीक है, दूरी बहुत ज्यादा है। अगर हमको ये पेड़ दिख रहा है तो पेड़ का अगर हम टॉप देखेंगे, तो अगर हम देख रहे हैं कि सरफेस है, यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 बोले, ऊपर का टेम्परेचर T2 बोले, तो T2 जो होगा कम होगा एज कम्पेयर टू T1। अगर हम यहाँ सरफेस के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल रहे हैं, इधर ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो होगा वो ज्यादा होगा μ1। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई रे यहाँ से अगर हमारी आंखों पे आ रहा है, तो ये आंखों पे इतने दूर से आ रहा होता है, ठीक है, दूर है, तो ये क्या होता है, टीआईआर होते जाता है और ऐसे हमको आके दिखता है। ठीक है, यानी कि ये जो होगा सीधा नहीं आके ऐसा हमको आके दिख, टीआईआर होते हुए जो ये रे आया वही हमको दिख रहा होता है। और हम जानते हैं कि हमारे आंखों पे जो आई रे आता है वो हम समझते हैं कि वो एकदम सीधा सीधा ही आया होगा। तो हमको क्या दिखता है कि रे यहाँ से आया है, यानी कि इसका इमेज जो दिखता है हमको ऐसा, ठीक है, ये इसका इमेज दिखता है। ठीक है, ऐसा हमको दिख रहा होता है, क्योंकि रे तो गया है इधर से है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज्यादा है ऊपर का, नीचे का कम, यानी कि डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा है और बहुत दूर से आ रहा है। दूर से आ रहा है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहा होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा है तो टीआईआर हो रहा होगा, और टीआईआर हो रहा होगा तो हमको दिखता है कि ये जो रे है वो ऐसा बेंड होते हुए आके हमारे आंखों पे पहुंचता है। अगर आंखों पे बेंड रे पहुंच रहा है तो रे हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनता है। और अगर हमको ऐसा दिख रहा है तो हमारा माइंड ये रीड करता है कि पेड़ जो सीधा है वो अगर नीचे की तरफ दिख रहा है यानी कि जरूर वहां उसका इमेज बन रहा है और वो पानी में बन रहा है। ठीक है, जनरली जो हम देखते हैं वही देखते हैं, तो माइंड भी वही रीड करता है, तो हमको लगता है कि इस एरिया में यहाँ पे पानी है। ठीक है, जब पास आके देखते हैं तो नहीं रहता। तो ये इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कि ये मिराज फॉर्मेशन है। ये भी किस पे बेस्ड है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगर हम बोले लूमिंग, ठीक है, लूमिंग ये भी इसी पे बेस्ड। लूमिंग जो होता है मोस्टली समुद्र में दिखने को मिलता है। ठीक है, लेट से कि ये समंदर, समंदर के किनारे हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, समुद्र में यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिप है, छोटा सा शिप तो दिखेगा ही नहीं, बहुत दूर रहेगा तो बहुत बड़ा शिप है। तो यहाँ का जो वाटर है, इधर वाटर है, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 बोल रहे हैं, ऊपर का टेम्परेचर T2 बोल रहे हैं, तो T2 जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन T1 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर एयर का ही बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, यहाँ का म्यू2, तो म्यू2 होगा लेस देन म्यू1। अब अगर हम सर यहाँ पे पिछले वाले में तो T1 बड़ा था। क्या, सर पिछले वाले में तो T1 बड़ा था। ये वाटर है, यस तो सर। वाटर के सरफेस के पास का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा। ठीक है, उसमें इसमें क्या था, ये सैंड। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये जो रे जाता है वो सीधा सीधा यहाँ से नहीं जाके ऐसे जो जा रहा होता है रे, वो ऐसे टीआईआर होके ऐसे हमारी आंखों पे पड़ता है। अब आंख फिर से रीड करता है कि जो है ऐसा सीधा आया होगा, और हमको ये जो सीप या जहाज जो भी रहता है ये हमको यहाँ पे उल्टा ऐसा दिखता है। ठीक है, लगता है आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं लूमिंग। ये भी किस चीज पे एक्सप्लेन है, टीआईआर। फिर और कुछ चीजें हम बोलने थे, डायमंड का स्पार्किंग होना, स्पार्क करना, वो भी किस चीज पे है, टीआईआर पे ही। ऐसे शेप में हम लोग उसको कट करते हैं कि जो रे उसमें जा रहा होता है वो अंदर ही ट्रैप हो जाए। अगर अंदर ट्रैप हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो अंदर से लाइट दिखता है, तो स्पार्किंग करता हुआ दिखता है। ये सब कुछ फेनोमेनन है जो टीआईआर से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब भी डिफरेंट नहीं है, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन का ही एक टॉपिक है, और दिखेगा सब कुछ सिमिलर है। ग्लास स्लैब क्या होता है, तो ऐसा एक स्लैब होता है ग्लास का। ठीक है, इसका थिकनेस को अगर हम टी माने तो थिकनेस इसका टी, 3D में देखे तो ऐसा रहेगा। ठीक है, खैर, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस जो है टी। बाहर हम इसको पानी में रखेंगे तो पानी का मीडियम रहेगा, एयर में रखेंगे तो एयर का मीडियम रहेगा, हम लेट से एयर ही मानते हैं, बाहर में क्या है, एयर ही। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर हम यहाँ से कोई एक रे ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो ये रे जो होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। फिर ये रे इधर एयर से ग्लास में जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसा बेंड करता है। फिर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये फिर ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ऐसे चला जाता है। तो
यहाँ पे अगर हम इस एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल अब हमारा रिफ्लेक्शन आर है, तो ये जो एंगल है ये भी एंगल आर होगा, और इस एंगल को बोलते हैं ई, इमर्जेंट एंगल, और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये एंगल इमर्जेंट एंगल, ठीक है। अब ये ऐसा सिचुएशन होता है, यानी कि ये रे जो है एक मीडियम से आया, फिर दूसरे मीडियम में गया, फिर दूसरे मीडियम से वो फिर से उसी मीडियम में आ गया जिस मीडियम में पहले था। सवाल में हो सकता है कि ऊपर मीडियम अलग नीचे मीडियम अलग, तो अकॉर्डिंगली चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम देख रहे हैं कि ग्लास एयर में रखा हुआ है, तो एक रे ऐसे जा रहा है, यानी कि ये जो रे है दोनों सरफेसेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सरफेस, ऊपर वाले सरफेस को बोल रहे हैं, नीचे वाला सरफेस, तो दोनों सरफेसेस, दोनों इंटरफेस, एयर ग्लास फिर ग्लास एयर, इंटरफेसेस पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चीजें इसमें देखते हैं। तो पहला चलो इसी फिगर फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ग्लास स्लैब है, थिकनेस जो है टी है, यहाँ से एक रे जो है इस पे इंसिडेंट हुआ है, सेम चीज बना रहे हैं जो ऊपर बनाया है, ऐसे आया, ये लेट से कि ऐसा सीधा जाता, ठीक है। अब जो है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम आई बोल रहे हैं। ये एंगल अगर आर है, ये दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल है, तो नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा, तो ये भी एंगल हमको आर ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉर्मल जो है आपस में पैरेलल है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल ई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एयर का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये रे आ रहा है, तो लिखेंगे म्यू साइन आर इजकल टू साइन ऑफ ई। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 आई जो है ई के बराबर है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये एंगल सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों सरफेसेस पैरेलल है, तो यहाँ से हम दोनों सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो हमको दिख रहा है इक्वेशन 1 और 2 से एंगल आई जो है ई के बराबर है, ठीक है। अगर एंगल आई और ई बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो ये एंगल को अगर हम थीटा बोल रहे हैं, तो ये भी एंगल हमारा थीटा ही है, यानी कि दोनों रेज जो हैं वो सेम एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये एंगल भी ध्यान से देखो, तो एंगल थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट थीटा, ये थीटा, फिर ये भी थीटा, यानी कि जो इंसिडेंट रे और ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल है, लेकिन हमको दिख रहा है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे इस पाथ पे गया होता, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा है, यानी कि इसमें एक यहाँ पे ऐसा शिफ्टिंग हो गया है, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको जनरली बी से लिखा जाता है, तो ये बी कितना होगा वो हमको पता करना है, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है।
और वहीं से हम लोग अगर देख रहे हैं परपेंडिकुलर है तो बी के बराबर ही है, ठीक है। तो उसी चीज को अगर हमको फाइंड करना है, हम इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं ए है, इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं बी है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर ध्यान से देखो, ये लिख रहे हैं, ठीक है। फिगर में ध्यान से देखो, टी जो है हमको वो दिख रहा है ए बी कॉस आर, ठीक है। ध्यान से देखो, ए बी कॉस आर इजकल टू दिख रहा है टी, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है टी है। तो टी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस आर, यानी कि यहां से हमको ए बी मिल गया, टी सेक आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको ए बी मिल गया तो बी क्या है, ये अगर हम एंगल ध्यान से देखें, ठीक है, तो वो एंगल हमको दिख रहा है आई माइनस आर, ठीक है। ये एंगल क्या है, आई माइनस आर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बी इजकल टू और कुछ नहीं बल्कि ए बी साइन ऑफ आई माइनस आर हमको दिख रहा है, ठीक है। ए बी साइन आई माइनस आर, ए बी का वैल्यू पहले से पता है, तो यहाँ से हम बी लिख सकते हैं, क्या आएगा, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस, ठीक है। ये चीज कभी कभी यही इक्वेशन को आर के टर्म में नहीं, सिर्फ आई के टर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से हम आर, जैसे कि यहाँ पे आर को रिप्लेस करना हो तो यहाँ से हम आर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन आई बाई म्यू है, ठीक है। तो उसको पुट कर देंगे तो एक और वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, टी सेक आर, यहाँ से हम साइन आर को साइन आई म्यू है तो कॉस आर में बदल के हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, हम वो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कर सकते हो तुम लोग। सॉल्व करना है, आर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आई का सिर्फ वैल्यू रहेगा, तो आर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वहां से और यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग क्या है, वही रे का शिफ्टिंग का बात हो रहा है। तो लेट से हमारे पास ऐसा ग्लास स्लैब है, ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सरफेसेस के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसका ये थिकनेस जो है टी दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई भी एक लाइन है जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई है, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो अगर हमको इस इमेज को देखना होगा तो एक रे हो सकता है कैसे जाएगा, एक सीधा सीधा गया होगा तो ये सीधा ही ऐसा नॉर्मली गया होगा, ठीक है। हम दूसरा रे ले जा रहे हैं तो ऐसा गया, इस सरफेस पे हमने देखा कि टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा, फिर इस सरफेस पे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, कैसा जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमको इमेज दिखेगा तो इन दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करे होंगे वहीं पे हमको इमेज मिलेगा, तो इसको अगर हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तभी ये जाके आपस में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि हमको जो फाइनल इमेज दिख रहा होगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है इस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये जो शिफ्टिंग है
यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग है, लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट था जब रे में था। अभी इसी शिफ्टिंग को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हम लोग पहले से भी फाइंड कर रखे हैं, फिर भी यहाँ पे हम फॉर्मूले के तौर पे फिर से एक बार कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो एक इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम इसका डिस्टेंस लेट से क्या मान लें, चलो कुछ भी मानते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो रे है उससे अगर हम इमेज का बात करें तो ये रे जहां कट कर रहा होगा यानी कि यहाँ पे होगा पहला इमेज। ठीक है, तो पहला इमेज इधर कहीं है तो उसका शिफ्टिंग क्या आया होगा? तो हम अगर इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं डी डैश, तो डी डैश कितना रहेगा? इस सरफेस से हम देख रहे हैं, तो हमने बोला था कि ऐसे केसेस में हमेशा याद रखो रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है मीडियम 1 सराउंडिंग है, मीडियम 2 ग्लास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू जी, म्यू 2 बाई म्यू 1 होता था सराउंडिंग इनटू डी। ठीक है, म्यू 2 बाई म्यू 1 यानी कि जिस मीडियम में रे जा रहा है और जिस मीडियम से आ रहा है वही चीज। ठीक है, अब अगर हम इस सेकेंड सरफेस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए तो जो भी डिस्टेंस लेंगे हम यहीं से लिखेंगे। तो अगर हमको ये डिस्टेंस फाइनली पता करना हो डी डबल डैश लेट से, तो डी डबल डैश हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, रे किस में जा रहा है? सराउंडिंग में। कहाँ से जा रहा है? ग्लास से। और इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? तो डी डैश प्लस टी है। ठीक है, डी डैश प्लस टी यानी कि इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस बाई म्यू जी इंटू म्यू जी बाई म्यू एस टी प्लस टी, यानी कि ये हमको मिल जा रहा है कि डी प्लस म्यू एस बाई म्यू जी इंटू टी। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर एस जो है वो देखो ध्यान से कितना आ रहा है। डी में से अगर हम डी प्लस टी में से अगर डी डबल डैश हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो एस मिल जाएगा, यानी कि डी प्लस टी माइनस डी डबल डैश। ठीक है, तो ध्यान से देखो वैल्यू पुट कर दे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, ये मिल रहा है टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू जी। ठीक है, तो ये आया हमारा फॉर्मूला शिफ्टिंग का। ध्यान रहे ये एप्लीकेबल कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम। मीडियम अगर अलग अलग रहेगा तो हमको प्रोसेस वाइज ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसा कि हम डिराइव कर रहे हैं, लेकिन अगर सेम है तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं एस इक्वल टू टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू जी। ठीक है, अब जैसे इसी पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इजी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाओ। लेट से कि इधर बाहर 2 है, ये हॉलो ग्लास था, इन अंदर का मीडियम 1 है, ये 2 है। ठीक है, थिकनेस जो है 10 है। इधर आई है हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो शिफ्टिंग किधर होगा? ये शायद क्वेश्चन किए थे हम लोग। बोलो जल्दी से कितना आ रहा है? सर हो गया था ये वाला।
10 वो भी सेंटीमीटर याद आ रहा लेफ्ट है से। कि -10 आ रहा है तो इधर की तरफ, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 15 है, ठीक है। म्यू इजकल टू 2 है, ये म्यू इजकल टू 1.5 है, बाकी एयर है। शिफ्ट क्या होगा? हो गया, ठीक है। इसके लिए अगर हम शिफ्ट 1 निकाल रहे हैं तो ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जर्वर है, उससे कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं 10 इंटू 1 माइनस 1/2, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, एयर ही है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसको भी हम एक स्लैब ऐसे बीच में है तो इसको भी मान सकते हैं, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं S2, क्या होगा 10 1 माइनस, ठीक है। अलग अलग हम करके देखेंगे तो एयर में ही ऑब्जेक्ट है, एयर में ही है, तो अलग से उसके लिए क्या आएगा 1/1, यानी कि हमको दिख रहा है 0, यानी कि अगर बीच में एयर है तो उससे जो शिफ्टिंग आएगा वो 0, क्योंकि हम एक इसको अलग ही स्लैब मान के उसका शिफ्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके आजू बाजू में भले ही हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्लासेस दिख रहे हैं, लेकिन हम उसका अलग से ऐसे शिफ्ट फाइंड कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम में, ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम में, और ये एक स्लैब है। वैसे ही इसके लिए अगर S3 फाइंड करें तो हमको दिख रहा है 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई, इसको 3/2 लिख सकते हैं, और 2/3, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सब प्लस में है तो टोटल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, अभी लेफ्ट या राइट, प्लस में तो आ रहा है, बोलो। लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, क्योंकि हम लोग जो भी रे जा रहा होगा इधर से इधर जा रहा है, प्लस यानी कि उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस यानी कि उसके अपोजिट, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम माने हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, तो पॉजिटिव यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इधर की तरफ इमेज आया होगा, ठीक है। इसको जनरलाइज वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे भी स्लैब दिए हों, सटा सटा के एक पास में चिपके हुए हों, या फिर ऐसे दूर दूर हो, ये μ1, ठीक है, T1 μ2 T2 थिकनेस μ3 T3 है, तो हमको अगर टोटल शिफ्ट निकालना होगा तो S होगा μ1 बाई सबका शिफ्ट S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा T1 1 माइनस एयर है तो 1/μ1 प्लस T2 1 माइनस 1/μ2 प्लस T3 1 माइनस 1/μ3, ठीक है। जनरली इसी चीज को याद रखना है, बाकी ये सब हम लोग कर सकते हैं इसलिए लिख रहे हैं। ध्यान से देखो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आ रहा है, और माइनस में T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस T3/μ3,
हम लोग कर सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका है। एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, ठीक है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, म्यू जो है वो 3/2 है यानी 1.5 है। यहाँ से इसकी दूरी जो है 20 सेंटीमीटर पे है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा। -120 सेंटीमीटर। बोलो। -120 सेंटीमीटर। नहीं, थोड़ा सा और सोचो। ठीक है, इसका अगर शिफ्ट का बात करें तो आ जाएगा हमारा 15, 1 माइनस 2/3 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था सर कंसेप्ट। रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट कर जाएगा क्या? करेगा नहीं, ठीक है, सर हम इधर तो से हैं तो देख रहे हैं। शिफ्ट निकालने का शायद जरूरत नहीं है ना फिर। नहीं, जैसे अगर यहाँ से रे गया होगा, ऐसा कुछ शिफ्टेड होके ऐसा गया होगा, यानी कि यहाँ से हमको दिखा होगा कि इमेज जो है इधर की कहीं शिफ्ट करके गया होगा, ठीक है। यहाँ से रे जो मान लेते हैं कैसे गया और टकरा के ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी कुछ शिफ्टिंग आया होगा, और ये जो फाइनली मान लेते हैं जहां भी आया होगा उसमें भी शिफ्टिंग आया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले शिफ्ट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो u जो होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो तो 25 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है, माइनस में रहेगा यानी कि -60 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, -40 सेंटीमीटर है, तो हम v फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मिरर है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला के लिए क्या आया था, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, यानी कि -60 इंटू -40 अपॉन -60 प्लस 40, यानी कि आ जा रहा है कितना, -120,
ठीक है, यहाँ तक सही था। भी जो है -120 आया, यानी कि इसके लिए ये अगर स्लैब हटा लिए होते, रह गया उसके बाद हटा लेते तो ये यहाँ पे बनता, लेकिन ये रे जो जा रहा है फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि फिर से शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट किधर हुआ होगा, तो हम बोल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इधर की तरफ ये शिफ्टिंग हुआ होगा। तो जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो -120 + 5, ठीक है, यानी कि -125 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शिफ्टिंग इंसिडेंट रे में भी होगा एंड रिफ्लेक्टेड रे में भी, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। अगर ये हो गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से कनकेव ही दे रहे हैं, कन्वेक्स भी दे सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। डेटा सेम दे रहे हैं, f = 20 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, म्यू = 3/2, यानी कि शिफ्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज such that its location of object such that image coincides its, ठीक है। लोकेशन बताना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड हो। अगर वो ग्लास स्लैब नहीं होता तो हम बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर ले लो, ये 20 सेंटीमीटर, -85 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, शिफ्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है, अगर ये नहीं होता तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रहा होता सी, जो कि कितने दूरी पे है, 180 पे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 42f होता है, यानी कि 80 सेंटीमीटर का, लेकिन शिफ्टिंग है 5, यानी कि रे इस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, इधर, ताकि जब रे जाए तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, यानी कि यहाँ से जो रे टकराना चाहिए वो हमको ऐसा लग दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि रे जो है यहाँ से 90 डिग्री पे टकराना चाहिए, यानी कि फाइनली जो रे है वो कहाँ से जाना चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। बाकी यहाँ से जो ये रे गया है ये ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट गया होगा, ऐसा गया होगा, ठीक है। हमेशा याद रहे कि जब इमेज और ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड करने की बात कहेगा तो हमेशा जो लास्ट वाला जो भी चीज होगा वहां पे जो रे टकरा रहा होगा नॉर्मली टकरा रहा होगा, यानी कि जिस रास्ते से रे गया है उसी रास्ते से उसको आना भी पड़ेगा। यहाँ से टकराया है तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम वहां पे जब 90 डिग्री पे उसको टक्कर दे रहे हैं तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन किसी भी रे के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं, तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड होने का मतलब यही है कि जहां से इंसिडेंट रे जा रहा है
वहीं पे हमारा फाइनल जो है रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड जो भी रे है वहां पे आ रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमको कोइंसाइडिंग का केस आ गया तो हमेशा इस बात को हमेशा मन में रखो कि जो फाइनल वाला जो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन ही होगा तभी जाके होगा, तो जो फाइनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे होने से क्या हो रहा है कि वो अपना डायरेक्शन को यानी कि रिवर्स कर ले रहा है, और डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी पाथ को रिट्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, यानी वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से फिर वापस आएगा, तभी जाके होगा। यानी कि ये शिफ्टिंग जाते वक्त 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा और आते वक्त वो इधर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया होगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 85 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इसी से रिलेटेड यानी रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेसेस देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लेन प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म अगर देखे होगे तो उसका शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ शेप होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही शेप हो। अगर ध्यान से देखें हम तो ये हमारा ग्लास स्लैब था। ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब था। ऐसा अगर हम इस वाले पोर्शन को ले यानी कि यहाँ से एक रे को ले जाएं जो कि इधर से निकल रहा है, तो वो भी हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिज्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेम दिख रहा है। यहाँ से अगर हम एक ऐसा प्लेन काट दे इसको तो ये हमको प्रिज्म ही बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कट कर दे तो हमको दो दो प्रिज्म दिख जा रहे हैं। तो प्रिज्म एक्चुअली में क्या है कि हम लोग अभी देखे स्लैब के केस में, तो स्लैब में जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में हो रहा था। लेकिन अब अगर वो दो पैरेलल सरफेसेस आपस में किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो और तब रिफ्लेक्शन हो तो हम उस चीज को बोलते हैं प्रिज्म। यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू टू सरफेसेस inclined by some angle, यानी कोई सा भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, 45, 32 डिग्री, 120 डिग्री, जैसा भी हो। ठीक है, किसी भी एंगल पे अगर दो सरफेसेस आपस में इंक्लाइंड है और उन दो सरफेसेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम इधर से देखें सिर्फ इस साइड से तो हमको ऐसा दिखेगा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एंगल होगा मान लेते हैं कि अगर रे इधर से या इधर से निकले, ये दो सरफेस को रिफ्लेक्शन के बोल ले रहे हैं, ये जो एंगल बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ। ठीक है, यानी कि अगर इन दो सरफेस को लेते तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि जो भी दो सरफेसेस में पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उन दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा उसी चीज को हम कंसिडर करेंगे कि वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्लियर है? ये जो रे इस पे आ रहा है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे और ये बाहर जो जा रहा है इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। वैसे ही यहाँ भी एंगल इंसिडेंट एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। ठीक है, R1 R2 रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको E को I बना दे रे के डायरेक्शन को चेंज करके तो R2 भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए R1 R2 ये सारे चीज हम लोग इसमें टर्म यूज करते हैं।
ठीक है, तो अब इन्हीं सब में रिलेशंस क्या आएंगे वो सब चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो प्रिज्म हम कह रहे हैं तो प्रिज्म मतलब कर दें, तो हम अगर ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो भी प्रिज्म ही है। ठीक है, ऐसे मन में नहीं रखना है कि अगर इस शेप में रहेगा तभी प्रिज्म। बस ये ध्यान रखना है कि दो जो प्लेन सरफेसेस हैं उनके बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है प्लेन नहीं पैरेलल नहीं है तो प्रिज्म जैसा ही बिहेव करेगा। एक्चुअली में अगर प्रिज्म बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं रिलेशंस। तो आई R1 R2 ए ये सब में क्या रिलेशन है उन सब चीज के बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे रेज ड्रॉ होने वाले हैं तो हर रे को ध्यान से देखना है। हम लेट से कि सबसे पहले एक इंसिडेंट तो ये नॉर्मल से रिफ्लेक्ट करेगा किसी यहाँ पे भी इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें आवाज कट रहा है हम। सर। हेलो हेलो इंसिडेंट रे के बाद वाला चीज अभी आया। ठीक है, अब आ रहा है यस सर। आवाज फिगर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो कि जैसे कि अगर ये इंसिडेंट रे है इस पे ये नॉर्मल हो गया ये रिफ्लेक्टेड रे और इधर बाहर जब जाएगा तो इमर्जेंट रे। ठीक है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको R1 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म हम A बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये कितना होगा बताओ। बोलो हेलो हेलो 90 माइनस R1। बोलो 90 माइनस R1 और ये एंगल 90 माइनस 90 R2। माइनस R2। ठीक है, ये तीनों ट्रेंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है तो हमको वहां से दिख रहा है एक रिलेशन कि A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये जो है तीनों एंगल ऑफ ट्रेंगल है तो ये सम 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल रहा है कि A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, एक चीज और सर हम लोग इसमें फाइंड, हाँ मिनिमम डेविएशन के लिए I इक्वल्स टू E क्यूब पुट करते हैं। अभी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये रे जो है ऐसे सीधे सीधे जा रहा था। ठीक है, ऐसे सीधे जा रहा था लेकिन गया किधर, इधर ऐसा गया। यानी कि ये जो एंगल आया यही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। दिख रहा है, ठीक है, ये जो एंगल आया ये हमारा आया एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल। क्योंकि जो इंसिडेंट रे विशाल लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, और ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दिख रहा है हमको, ये R1 है R2 है 90 माइनस R1 ये चीज है। अब डेल्टा अगर हमको फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना है। अगर इस एंगल को बोले θ1, इस एंगल को बोले θ2, तो डेल्टा यहाँ पे अगर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, डेल्टा जो हमको दिख रहा है वो हमको क्या दिख रहा है, θ1 प्लस θ2 दिख रहा है क्या, बोलो। यस सर। एक एंगल है
ट्रायंगल का अपोजिट साइड का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, θ1 प्लस θ2। θ1 कितना है? तो θ1 ध्यान से देखो तो ये I माइनस R1 है, और θ2 कितना है? ये I माइनस R2 दिख रहा है, I बोल रहे हैं E दिख रहा है, दिख यस रहा है सर। सबको? ये जो टोटल एंगल है ये I है, I में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो θ1 दिख रहा है, वैसे ही E में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो θ2 दिख रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हमको ये पता है, तो डेल्टा इक्वल टू I आ गया I प्लस E माइनस A। ठीक है, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रिज्म के केस में ये थोड़ा सा सिंपल सा है। दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर मिनिमम मैक्सिमम जो भी डेविएशंस होगा उस सबका बात करेंगे हम लोग, एक एक करके जाएंगे। फाइंड डेल्टा, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे ही इंसिडेंट हो रहा है, और म्यू जो है √3 है, बाहर एयर है। हो गया, आया। सर कर रहे हैं कैलकुलेट। सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यस सर आ 60 गया। दे रही है। हाँ, म्यू जो है √3 है। फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू √3 साइन R1, तो साइन 60 होता है √3/2, यानी कि साइन R1 इक्वल टू, यहाँ से हमको दिख रहा है कि साइन R1 इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी कि R1 30 डिग्री, R1 30, तो ए में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 मिल जाएगा 30, R2 भी 30, तो हमको उल्टा हम बोल सकते हैं कि ई भी 60 ही आएगा, क्योंकि फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, तो आई मिल गया तो डेल्टा मिल गया। इस केस में कितना आ जा रहा है? डेल्टा ही फाइंड करना है। आइसोसेलेस से 30 डिग्री, 30।
30 डिग्री। 30 डिग्री। सबका 30 ही आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, देखते हैं। 90 डिग्री। 90 आ रहा है सर। नहीं सर, नहीं सर। सर शायद 0 दे रखा है। ठीक है, आंसर तो ऐसा है कि गलत भी कोई बनाया तो भी सही आएगा। खैर देखते हैं फर्स्ट सरफेस का। फर्स्ट सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? साइन R1 साइन 60 इक्वल टू म्यू साइन R1। म्यू √3 है, 60 है, यानी कि √3/2, यानी कि R1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। R1 इक्वल टू हमको दिख रहा है 30 डिग्री। ठीक है, R1 30 डिग्री दिख रहा है हमको। तो ऐसा है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। यहाँ से अगर रे कोई भी आया है, ऐसा कुछ भी, ठीक है, ये 30 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री आएगा। आएगा बताओ? यस सर। लो, यानी कि अगर हम एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री रखे हैं, तो ये 60 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये रो जो है इस सरफेस पे तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं। वो किस सरफेस पे जाएगा? तो ध्यान से देखो इस पे, क्योंकि दोनों एंगल का सम ही 180 डिग्री आ जा रहा है। उस सरफेस पे तो नहीं जा रहा है, इस सरफेस पे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 30, ये 60, तो ये हम कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120, ये 30, तो 30। 30 कितना हुआ? 60, ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब 30 डिग्री पे सर वो इंसिडेंट तो हो रहा 60 है। ही होगा ना? 60 होगा, सर जैसे कि ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल होगा 30। 90 प्लस 30, 120 प्लस 30, 53। ठीक है, ये 60 आ रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री आ रहा है। अब ये रे जो है यहाँ पे आया, तो अगर हम साइन 60 लिखते हैं इस सरफेस पे, तो √3 साइन 60 इक्वल टू साइन ई। ठीक है, तो √3, तो ये कितना जा रहा है? 3/2 इक्वल टू साइन ई आ रहा है। आएगा, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, तो √3 इंटू √3 3/2 इक्वल टू साइन। ये जो वैल्यू आ रहा है एब्सर्ड आ रहा है, क्योंकि ये सर चीज ये हो नहीं TIR होगा सकती। ना फिर? हाँ, तो ये नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि टीआईआर का मन में नहीं आया, तब भी अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो साइन ई जो है 3/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि जरूर यहाँ पे क्या कर रहा होगा? टीआईआर। टीआईआर यानी कि रे इधर की तरफ कहीं जा रहा होगा। ठीक है, से ऐसा इस सरफेस पे ऐसा नॉर्मल, फिर इधर की तरफ कहीं बाहर निकला होगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? टीआईआर। अगर मन में आ जाता है तो टीआईआर का कंसेप्ट क्या था, तो थीटा से हम निकाल सकते थे साइन इनवर्स 1/μ था, तो 1/√3, यानी कि कितने के आसपास आ जाएगा? 1/√2।
√2 से ज्यादा है यानी कि वैल्यू नीचे कम है, यानी कि 40 के आसपास आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री के आसपास आता है। 36 से 38 आएगा, क्योंकि √2 पे 45 होता है, नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, यानी कि और कम हो रहा है, और 1/2 होता है 30, तो उसके बीच में, तो बीच में इसलिए हम 38 बोल रहे हैं, ये एक्यूरेटली हम नहीं लिखे हैं। क्लियर है? तो 60 डिग्री जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टीआईआर कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमको हर जगह पे डेल्टा फाइंड करके लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट सरफेस पे ΔI, सेकेंड सरफेस पे ΔII एंड थर्ड सरफेस पे ΔIII। तो ΔI अगर फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखें, तो ये ΔI इधर जा रहा था, इधर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो कितना जाएगा बताओ, फाइंड करो। 30 डिग्री। 30 डिग्री I माइनस आर, यानी कि 30 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज। ठीक है, साइन के साथ। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे रे इधर जाना चाह रहा था, लेकिन इधर की तरफ ΔII है, ΔII ये है। तो ΔII अगर ध्यान से देखें तो ΔII हमको कितना मिल रहा है, पाई माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है? ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ये ΔII है, तो ΔII आराम से हमको दिख रहा है। पाई में से 120 घटा देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 ही है। ठीक है, अब ये एंगल देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 30, ये भी 30, ये 90, तो 90 60 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री, तो ये फिर से 60 डिग्री आया होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रे जो है इधर सीधा जा रहा था, ये जो एंगल है वही ΔIII है, तो ΔIII कितना आ रहा है, 60 में से 30 गया, 30 डिग्री, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो टोटल डेविएशन जो आ जाएगा, हम सबको साइन के साथ जोड़ देंगे तो 0। ठीक है, हम इसलिए बोले थे कि गलत बनाने पे भी आंसर सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 30 आया, पिछले केस में भी जैसे देखते तो वैसे ही सॉल्व कर लेते, तो R2 भी 30, E 60, तो I प्लस E 120, 120 में से 120 एंगल सब्ट्रैक्ट करते 0 आंसर आया था। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो ये चीज हो रहा है। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला ठीक है, अब जैसे कि अगर हम रे को इंसिडेंट कर रहे हैं और वो सेकेंड सरफेस, यानी कि अगर ये हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो अगर इंसिडेंट यानी कि फर्स्ट सरफेस बोल रहे हैं तो ये सेकेंड सरफेस हुआ, उस पे हमेशा टीआईआर होने की कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कराते हैं, देखते हैं। रे का आया, ये इस पे नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये यहाँ पे गया, ये R1। ठीक है, ये R2। ठीक है, अब अगर हमको इस रे को यहाँ पे टीआईआर करवाना है, तो फॉर टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन R2 जो होना चाहिए, यानी कि R2 का मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए। ठीक है, हमारा केस क्या है, ध्यान से पढ़ो, कि सच दैट रे ऑलवेज शो टीआईआर, यानी कि हम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कर दें
हमारा रे जो है TIR शो कर रहा होगा। यानी कि हमारा किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए R2 का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, किसी आई वैल्यू के लिए अगर R2 मिनिमम आता है, जो मिनिमम वैल्यू आता है इस केस में, अगर वो ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, तो हम अगर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फेंकेंगे तो जो भी R2 वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन थीटा सी ही होगा, क्योंकि हम उसका जो मिनिमम वैल्यू इस प्रिज्म के लिए, यानी कि इस एंगल ऑफ प्रिज्म ए के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए अगर ये आता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, TIR होगा। ये बात क्लियर है? यानी कि फॉर TIR किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए अगर R2 का जो मिनिमम वैल्यू आता है, अगर वो ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, तो TIR इस सरफेस पे होना ही होना है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। R2 जो है ग्रेटर देन, R2 का मिनिमम वैल्यू, R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू हो सकता है A माइनस R1। ठीक है, R2 इक्वल टू A माइनस R1। अब यहाँ पे R2 का मिनिमम चाहिए, तो A तो कांस्टेंट है, अगर प्रिज्म है तो ये कांस्टेंट है, यानी कि मिनिमम होने के लिए R1 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि यहाँ से R2 को अगर मिनिमम होना है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि R1 जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, यानी कि फॉर मिनिमम R2 R1 शुड बी मैक्सिमम, और R1 मैक्सिमम का कितना हो सकता है, ठीक है, R1 का जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 90 अगर डिग्री। हम 90 डिग्री कैसे होगा, सर नॉर्मल पे इंसिडेंट करा देंगे। तो 0 डिग्री ना होगा। अच्छा हाँ। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम R1 आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री, यानी कि ये अगर सरफेस है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, तो ये हमारा R1 हो। अगर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 डिग्री है, तो ये R1 बताओ क्या थीटा सी के बराबर नहीं होगा, बोलो। यस। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि फॉर मैक्सिमम R1 आई शुड बी मैक्सिमम, और आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री, और इस वैल्यू के लिए फिर हमको R1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, थीटा सी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको R2 का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा A माइनस थीटा सी, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या हो गया, R2 का मिनिमम वैल्यू यानी कि A माइनस थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, दिस इंप्लाइज दैट कि A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2 थीटा सी होगा, तो किसी भी इंसिडेंट के लिए रे जो होगा TIR करेगा। ठीक है, ऑन सेकंड सरफेस ये बात ध्यान दो। ठीक है, always emerges from second surface। ठीक है, ठीक है, ये ऑलवेज का बात हो रहा है कि हमेशा, यानी किसी भी इंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमेशा जो है इमर्ज करे। तो सेम वैसा ही सोचना है, उसी का उल्टा हो जाएगा। लेट से कि हमारा प्रिज्म है, ठीक है,
यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, R1, R2, ये हमेशा इमर्ज करे, हमेशा इमर्ज करे नहीं कि ऑलवेज हमको इधर की तरफ मिले। तो यहाँ को जो R2 का मैक्सिमम वैल्यू है, इस कंडीशन के लिए हमको क्या होना पड़ेगा कि R2 का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा इस एंगल ऑफ प्रिज्म A के लिए, वो क्या होना चाहिए, लेस देन थीटा सी होना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग केस में इक्वल लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बोल रहे हैं कि R2 का मैक्सिमम वैल्यू जो थीटा सी, इक्वल लगाएंगे तो इमर्जेंट रे जो है ऐसा 90 डिग्री से जा रहा होगा। ठीक है, तो R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो थीटा सी से कम होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, तो हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो वही फिर से R2 इक्वल टू A माइनस R1, यहाँ से हमको दिख रहा है R2 को अगर मैक्सिमम होना है, दिस इम्प्लाइज दैट कि R1 शुड बी मिनिमम। ठीक है, और R2 का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। मिनिमम क्या होगा, 0 ही ना होगा। अगर R1 में 0 Yes, हो sir. गया, दिस इम्प्लाइज दैट कि R2 का जो मैक्सिमम है वो कितना है, A के बराबर है। तो हमको कंडीशन क्या मिल रहा है, A शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा सी, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा लेस देन इक्वल टू थीटा सी होगा, तो हर एक एंगल के लिए जो है रे बाहर ही जाएगा, अंदर कभी TIR शो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमको थीटा सी मिल रहा है या 2 थीटा सी मिल रहा है, इस एरिया में ऑलवेज इमर्जेस, ठीक है, ग्रेटर देन, और A2 क्या था, ग्रेटर देन 2 थीटा सी। इस रीजन में ऑलवेज TIR। ठीक है, यानी कि A का वैल्यू अगर इस रेंज में है तो इस बीच में क्या होगा। ठीक है, इसमें इस रीजन में थीटा सी से अगर 2 थीटा सी रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि वही केस देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में रहेगा तो क्या होगा, उसी का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन थीटा सी है तो हमेशा इमर्ज करेगा, ग्रेटर देन 2 थीटा सी है तो ऑलवेज TIR होगा, और अगर बीच में रहेगा तो क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज होगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखेंगे, उसके बाद फिर डेविएशन का मिनिमम कब होगा, कैसे उसका डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से वेरी करता है, वो सब देखेंगे। फिर थिन प्रिज्म का कंडीशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। टू